गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको आज 9th और 10th क्लास के गणित विषय में जो महत्वपूर्ण सब चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स के बारे में आपको बताते हैं। सांख्यिकी अर्थात संख्याओं के गणना से संबंधित जो पॉइंट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको हम सांख्यिकी में शामिल करते हैं। जो सूचनाएं होती है या फिर सूचनाएं तैयार की जाती है, इकट्ठी की जाती है, शिक्षा से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित या फिर पेड़ों से संबंधित या जो भी गणना की जाती है, उन सभी गणनाओं को, सूचनाओं को हम सांख्यिकी के अंदर शामिल करते हैं। सांख्यिकी के अंदर जो सूचनाएं होते हैं, डाटा होते हैं, या हम कहें कि जो आंकड़े होते हैं, उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उन आंकड़ों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी के अंदर हम बात करें आंकड़े अर्थात डाटा या जानकारी या सूचना। ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। ये सूचनाएं हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो होती है प्राथमिक सूचनाएं अर्थात प्राथमिक आंकड़े, जिनको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े। देखो, सूचनाएं दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक ऐसी सूचना या ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिसको प्रत्यक्ष उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सके। जैसे किसी कक्षा के अंदर 9th या 10th क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, भार कितना है। ये सभी सूचनाएं जो प्रारंभिक तौर पर स्वयं उपस्थित होकर, जो भी खोजकर्ता, अन्वेषण करता या जानकारी प्राप्त करने वाला अगर स्वयं उपस्थित होकर ये जानकारी प्राप्त करता है तो वो प्राथमिक जानकारी कहलाती है या प्राथमिक डाटा अर्थात उसको प्राइमरी डाटा हम कहते हैं, प्राथमिक सूचना कहते हैं। और दूसरे आंकड़े हैं सेकेंडरी डाटा अर्थात द्वितीयक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो गवर्नमेंट द्वारा या किसी संस्था के द्वारा पहले से ही उपलब्ध होते हैं अर्थात पहले से जानकारी प्राप्त की होती है, लेकिन उनको प्रकाशित या फिर अप्रकाशित रूप में अपने पास रखा जाता है। कुछ ऐसी जानकारी होती है जिनको संस्थाएं या गवर्नमेंट या सरकार प्रकाशित कर देती है समाचार माध्यमों के, समाचार पत्र के माध्यम से या फिर दूरदर्शन के माध्यम से या फिर किसी संस्था के माध्यम से, या उनके जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता उनको अगर ये सूचना प्रेषित कर दी जाती है तो उसे हम प्रकाशित आंकड़े कहते हैं, जो सेकेंडरी डाटा के अंदर आते हैं अर्थात द्वितीय आंकड़ों के अंदर आते हैं। जबकि कुछ अप्रकाशित जानकारी होती है जिनको गवर्नमेंट अपने पास सुरक्षित रखती है अर्थात अपनी संस्थाओं में या फिर समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित नहीं करती है, लेकिन वो पूर्व से जानकारी प्राप्त की हुई फाइलों के रूप में उनके पास मौजूद होती है, तो उन्हें हम अप्रकाशित आंकड़े कहते हैं द्वितीयक आंकड़ों के अंदर। तो कुल मिला के जो भी सूचनाएं जानकारियां प्राप्त करते हैं हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक जानकारी के रूप में और द्वितीयक जानकारी के रूप में। जैसे किसी गांव के अंदर कितने व्यक्ति हैं, उम्र कितनी है उनकी, उनका भार कितना है, अगर ये प्रारंभिक तौर पर जानकारी प्राप्त की जाए किसी अन्वेषणकर्ता के द्वारा या जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अगर ऐसी सूचना प्राप्त की जाती है और उसको नोट किया जाता है तो वो जानकारी प्राथमिक जानकारी कहलाती है, जिसको हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं अर्थात प्राइमरी डाटा बोलते हैं। लेकिन इन प्राइमरी डाटाओं के आधार पर जब केंद्रीकृत कोई सूचना तैयार की जाती है, जानकारी प्राप्त बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट या फिर कोई संस्थाएं अपने द्वारा प्रकाशित करती है या फिर अपने पास फाइलों के अंदर रखती है, प्रकाशित रखती है, तो वो जो जानकारी होती है वो द्वितीयक जानकारी कहलाती है अर्थात उसे हम द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं या सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को काम में लेते हैं अर्थात इन जानकारियों को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें, किस प्रकार से प्रेषित करें कि वो आसानी से समझ में आ सके। जो भी सूचना प्राप्त करने वाला है वो उनको जानकारी बहुत ही आसानी से सहज समझ में आ जाए, उनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उनके द्वारा व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अर्थात समझाने की कोशिश करते हैं।
और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर हम ये 3 तरह से इन जानकारियों को हम बताते हैं, पहुंचाते हैं। एक तो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर 3 प्रकार के माप होते हैं। माध्य, जिसको हम समांतर माध्य या औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। माध्यिका जो मीन है अर्थात मध्य का है, जो आंकड़ों का मध्य मान को प्रकट करती है। और बहुलक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति होती है उसे हम मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो कुल मिला के स्टैटिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर आंकड़े हम 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के रूप में और द्वितीयक आंकड़ों के रूप में। और उन आंकड़ों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जिससे कि आसानी समझ में आ सके। वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो कुल मिला के 9th क्लास और 10th क्लास का ये जो सांख्यिकी का चैप्टर है उसके अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक इन तीनों को शामिल किया गया है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर, प्रश्नावली के अंदर है, जिनको हल करना होता है, समझना होता है। तो हम आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक लेते हैं माध्य अर्थात औसत, एवरेज, ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो माध्य, माध्य को हम समांतर माध्य या फिर एवरेज औसत भी बोलते हैं। समांतर माध्य या औसत कहते हैं। और औसत के बारे में आपने पूर्व कक्षाओं के अंदर खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि छोटी कक्षाओं से माध्य शुरू हो जाता है, औसत, एवरेज शुरू हो जाता है। तो औसत या एवरेज किस प्रकार से निकाला जाए? देखो कुछ ऐसी जानकारियां हों जिनमें कुछ मान बड़े हों, कुछ मान छोटे हों, कुछ मान मध्यम साइज के हों, और आपसे उसके बारे में पूछा जाए कि इसका क्या मान है, एक शॉर्ट रूप में अगर हमें बताना हो तो हम उसको एवरेज रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 5, 3, 1, 4 और 2। आपसे ये कहा जाए कि इनका क्या माध्य है। कहने का मतलब ऐसे मान ले कि किसी छात्र ने 5 दिन के अंदर, किसी छात्र ने 5 दिन के अंदर इस प्रकार से खाने के अंदर जो रोटियां हैं वो खाई। अर्थात एक दिन उसने 5 रोटी खाई, एक दिन उसने 3 रोटी खाई, एक दिन 1 ही रोटी खा पाया, और एक दिन 4 रोटियां खाई उसने खाने में, और एक दिन 2 रोटियां खाई। अब उस छात्र से ये पूछा जाए कि तुम रोज की कितनी रोटियां खाते हो, अर्थात रोजाना कितनी कितनी रोटियां खाते हो। तो वो अगर ये बताता है कि मैं रोज 1 रोटी खाता हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि उसने 5 रोटियां भी खाई है। अगर वो ये बताए कि मैंने 5 रोटी अर्थात मैं 5 रोटी दिन की खाता हूँ तो भी गलत है, क्योंकि उसने 1 रोटी या 2 रोटी भी खाई है। तो यहाँ पर उस छात्र के लिए ये विचित्र स्थिति हो जाएगी कि वो किस प्रकार से बताए कि वो रोज की लगभग कितनी रोटियां खाता है। अर्थात यहाँ पर 5 बताना भी गलत है तो 1 बताना भी गलत है। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए वो छात्र क्या करेगा, इनका एवरेज निकाल लेगा, अर्थात औसत निकाल लेगा, और बीच में जो औसत मान होगा वो बता देगा कि मैं रोज की लगभग इतनी रोटी खाता हूँ। तो वो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए क्या करेगा, इन सभी राशियों को जोड़ लेगा। जैसे 5 + 3 + 1 + 4 और +2, और उनके अंदर ये कितनी संख्या है, अर्थात ये जो रोटियां खाई है वो कितने दिन के अंदर खाई है उसका इसमें भाग दे देगा। अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5, वो 5 का भाग देके 1 दिन का लगभग औसत निकालेगा कि वो लगभग 1 दिन के अंदर इतनी रोटियां खाता है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 2 गए 15, और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो वो छात्र बताएगा कि मैं लगभग रोज की 3 रोटियां खाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 3 रोटी खाता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं खाता। इससे ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि अगर वो किसी दिन 3 से ज़्यादा रोटी खाता है तो किसी दिन 3 से कम रोटियां भी खाता है, लेकिन लगभग उसका एवरेज है, औसत है कि वो 3 रोटियां खाता है। तो इस प्रकार से मैंने एक सामान्य से खाने का उदाहरण लिया है। ऐसे ही दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे माप होते हैं या जानकारियाँ होती है जिनको हम लगभग औसत रूप में, एवरेज रूप में बताते हैं, जिसके ऊपर भी हो सकता है मान, नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो मध्यम साइज का होता है। तो इस प्रकार से जो माप निकाल कर बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे हम औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, माध्य कहते हैं।
अर्थात औसत निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला बन जाता है, तरीका बन जाता है, वो है जितनी भी आपको संख्याएं दी गई है, अर्थात जितनी भी राशियां दी गई है, राशियां हैं, इन राशियों के योगफल में अगर इन सबको हम जोड़कर इनकी संख्या का भाग दे दें तो आपके पास औसत या एवरेज आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो औसत बराबर हो गया राशियों का योग, अर्थात जो भी संख्याएं दी गई है उनका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, अर्थात उनको जोड़ लेंगे। और फिर ये कितनी राशियां हैं, कितनी संख्या हैं, उनका हम भाग दे देंगे। भले ही यहाँ पर चाहे से 0 ही हो, वो भी एक प्रकार से संख्या होगी, तो 5 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा राशियों की संख्या। राशियों का मतलब जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी आंकड़े दिए गए जितने प्रकार से, उनकी संख्या कितनी है, तो ये राशियों की संख्या का भाग दे देंगे तो आपके पास ये औसत या एवरेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी भी होती है, कुछ छोटी भी होती है, उनको हम ऐसा ही नहीं कहते कि जो बड़ी जानकारी है वही है। जैसे किसी दिन मान लेते हैं किसी छात्र ने अपनी गणित विषय के एक दिन में 5 क्वेश्चन हल किए, किसी दिन उसने 3 क्वेश्चन हल किए, एक दिन वो 1 क्वेश्चन ही हल कर पाया, और हो सकता है चौथे दिन उसने 4 क्वेश्चन हल किए हों या फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन हल किए हों। अब उस छात्र से ऐसा पूछा जाए कि तुम रोज के कितने क्वेश्चन गणित के हल करते हो, तो वो अगर ये बताए कि मैं तो रोज का 1 क्वेश्चन ही हल करता हूँ तो गलत होगा, क्योंकि उसने एक दिन 5 क्वेश्चन भी हल किए हैं। अगर वो ऐसे कहे कि मैं रोज के 5 क्वेश्चन हल करता हूँ तो भी गलत है, क्योंकि उसने एक दिन 1 या फिर 2 या 3 क्वेश्चन भी हल किए हैं। तो कुल मिला के वो क्या करेगा, औसत रूप में लगभग ये बताएगा कि मैं लगभग दिन के 3 क्वेश्चन हल करता हूँ, अर्थात लगभग 3 क्वेश्चन हल करता हूँ, तैयार करता हूँ। इसी प्रकार से कोई सी भी जानकारी हो सकती है। तो कुल मिला के औसत या एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, उनका टोटल कर लेते हैं, और ये कितनी संख्या है उसका हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, तो उनका एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। तो इसी प्रकार से औसत हो, एवरेज हो, या इसे माध्य भी कह सकते हैं हम, अर्थात ये एक प्रकार से माध्य ही है। माध्य का मतलब मध्यम के रूप में, अर्थात लगभग वो 3 क्वेश्चन रोज के हल करता है। या फिर ऐसे आ जाएगी रोज के 5 पार्ट पढ़ता है, कभी 3 पढ़ता है, कभी 1 पार्ट पढ़ता है, यूनिट पढ़ता है, कभी 4 या 2। तो उससे ऐसे पूछा जाएगा कि तुम रोज के कितने पार्ट तैयार करते हो या पढ़ते हो, तो वो इनका क्या करेगा, औसत निकाल कर, एवरेज निकाल कर बताएगा कि मैं लगभग 3 पार्ट रोज के तैयार करता हूँ। तो कुल मिला के औसत या एवरेज क्या होता है, सभी राशियों के टोटल में जितनी संख्याएं हैं उनका भाग देने से प्राप्त मान होता है। तो इस प्रकार से हम औसत को, एवरेज को बताते हैं, निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये औसत अगर बात करें तो ये पूर्णतः सत्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो छात्र रोज की 3 रोटी ही खाता है। अगर हम उससे ये पूछे कि रोज कितनी रोटी खाते हो, तो वो ये बताएगा कि मैं लगभग 3 रोटी खाता हूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा डेली की 3 ही खाता है, न 3 से ज़्यादा या न 3 से कम, ऐसा नहीं है। कुल मिला के अगर किसी दिन वो ज़्यादा रोटी खाता है तो किसी दिन कम भी खाता है, लेकिन एवरेज रूप में 3 रोटियां खाता है। इसी प्रकार से जैसे किसी गाड़ी की चाल है, चल रही है, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, लेकिन फिर भी उसको किसी स्थान पर पहुंचने पर मान लो 4 घंटे लग गए, और 4 घंटे में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जैसे 4 घंटे में एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत का मतलब लगभग वो 1 घंटे के अंदर कितनी की दूरी तय कर लेती है। तो हम क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे 100 के अंदर, तो 25 चौके 100, अर्थात 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गाड़ी की चाल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चलती है, अर्थात उससे तेज भी चलती है तो कहीं पर धीरे भी चलती है। जब ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वो धीरे चलती है, लेकिन जब ट्रैफिक सामान्य होता है तो फास्ट चलती है। लेकिन 25 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटे के हिसाब से ज़्यादा और कम चलती है, लेकिन एवरेज रूप में अगर बताया जाए तो वो 25 किलोमीटर की प्रति घंटे से दूरी तय करते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार से औसत बताया जाता है, जिससे किसी भी जानकारी को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए किसी छात्र से कि तुम रोज के कितने पाठ तैयार करते हो, तो वो ऐसे कहे कि मैं 5 पाठ भी तैयार करता हूँ, 3 भी करता हूँ, 1 भी करता हूँ, 4 भी, 2 भी, तो फिर ये सूचना बहुत लंबी हो जाएगी। विस्तार रूप में ये बताएगा तो समझ में नहीं आएगी कि वो डेली के किस प्रकार से क्या पाठ तैयार करता है। लेकिन अगर वो ऐसे कह दे कि लगभग मैं रोज के 3 पाठ तैयार करता हूँ, तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि लगभग 3 पाठ तैयार करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो लेकिन 3 का एवरेज तो पड़ ही जाता है, औसत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम माध्य या औसत या फिर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो
इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हो सकती है जिनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो। तो ऐसे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और उनका समांतर माध्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर संख्या लिख ली। एक छात्र के ने, या हम ऐसे कह दें कि 10 छात्र हैं, उनके गणित विषय में जो प्राप्त किए गए प्राप्तांक है, अर्थात एक छात्र के 5 नंबर आए, एक छात्र के 9 नंबर आए, 10 में से मान लेते हैं। एक छात्र ने 0 नंबर प्राप्त किया और एक छात्र के मान लेते हैं 8 नंबर, एक छात्र के 2, ऐसे 2, 5, एक छात्र के 5 आ गया, किसी के 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 10 छात्रों ने इस प्रकार से गणित विषय में अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 9 अंक प्राप्त किया तो एक ने 0 भी, 5 भी, 8 भी, इस प्रकार से कुल मिला के इन 10 छात्रों ने गणित विषय के अंदर इस प्रकार से प्राप्तांक आए उनके प्राप्त किए। अब उन क्लास में ये पूछा जाए कि छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, अर्थात लगभग कितने नंबर प्राप्त करते हैं गणित विषय के अंदर छात्र, एवरेज क्या है, औसत क्या है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और ये कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देते हैं। जैसे 5 + 9 + 0 + 8 + 2 + 2 + 5 + 6 फिर +5 और +2, और इन संख्याओं के योगफल में हम क्या करते हैं, ये कितनी संख्या है, कितनी डिजिट है, उनका भाग दे देते हैं। तो ये पहले ही बताया गया था, मैंने बता दिया था मैंने कि 10 संख्या हैं, 10 छात्र हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो हम इनमें 10 का भाग दे देंगे और उनका औसत निकाल लेंगे कि क्लास का औसत क्या है गणित विषय के अंदर, अर्थात छात्र लगभग कितने नंबर प्राप्त करते हैं क्लास के अंदर। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 0 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 और 6 हो गए 37, 37 और 5 हो गए 42 और 2 हो गए 44। इस प्रकार से सही ढंग से जोड़ना है और उसके बाद में हम 10 का भाग दे देते हैं। तो यह आ जाएगा लगभग 4.4 अर्थात 4.4। तो कुल मिला के इससे ये साबित होता है कि क्लास के अंदर लगभग छात्र 5 गणित के अंदर 5 नंबर प्राप्त करते हैं, अर्थात 10 में से उनके लगभग 5 या 4 नंबर या 4.4 अंक वो प्राप्त करते हैं। तो क्लास का औसत लगभग 50% से भी कम है, अर्थात क्लास में ज़्यादातर कमज़ोर छात्र है, इससे ये पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 9 और ये जो 8 है, ये 2 छात्र इंटेलिजेंट है, बाकी जो 0 वाला है, 2 वाला, ये 2 वाले, ये तो लगभग कमज़ोर छात्र है। तो क्लास का जो स्तर है वो कमज़ोर है थोड़ा। कुल मिला के इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कितनी संख्या है अगर उनका भाग दे देते हैं तो औसत आ जाता है, अर्थात एवरेज आ जाता है, जिसे हम माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से राशियों का योगफल हम करके उनमें कितनी संख्याएं हैं, कितनी राशियां हैं, उनका भाग दे देते हैं। अब इसी से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि ऐसे दे दिया जाए, राशियों का योग या संख्याओं का योग या सभी छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 44 है, तथा औसत प्राप्तांक औसत 4.4 है। तो बताइए ये कितने छात्रों का औसत है, अर्थात कुछ क्लास के अंदर कुछ छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए गए उन सभी अंकों का योगफल 44, अर्थात कुछ छात्रों ने मिलकर 44 अंक प्राप्त किए सभी ने, जिनका औसत 4.4 है, 4.4। तो बताइए ये कितने छात्र हैं, अर्थात संख्या ज्ञात कीजिए, राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या या जो ये छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। राशियों की संख्या बतानी हो तो इसी से हम सामान्य तौर पर फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर इस राशियों की संख्या को इधर लाएं और औसत को उधर ले जाएं तो भाग लग जाएगा, राशियों की संख्या इधर आ जाएगी तो राशियों के योग में औसत का भाग लग जाएगा, तो ये राशियों की संख्या आ जाएगी, अर्थात राशियों का योग बटे हुए औसत या राशियों का औसत का हम भाग दे देंगे तो राशियों की संख्या आ जाएगी। जैसे हमारे पास कुल टोटल था 44 और जो औसत आया था वो था 4.4। अगर इसको हम सरल करते हैं तो
दशमलव उठाएंगे, ऊपर 10 लग जाएगा, 44 गुणा 10, 44 से 44 कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 10 संख्याएं थी, 10 संख्याओं का औसत 4.4 है और उनका योगफल 44 है। तो इस प्रकार से हम ऐसे औसत से राशियों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं या राशियों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि औसत दे रखा है 4.4 तथा संख्या 10 है, तो बताइए इनका योग कितना होगा। योग ज्ञात करना हो हमें तो हम क्या करेंगे, योग के लिए राशियों की संख्या है उसको इधर इस पक्ष में लाएंगे तो औसत से गुणा हो जाएगा। अर्थात योग के लिए क्या होगा, 10 गुणा 4.4 अर्थात राशियों की संख्या 10 और औसत है 4.4, तो ये बराबर हो जाएगा 44 अर्थात इनका योगफल 44 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य तौर पर हम औसत ज्ञात करते हैं, औसत से राशियों की संख्या ज्ञात करते हैं या फिर राशियों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो ऐसे बहुत ही नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है 9th और 10th क्लास के कोर्स के अंदर। ऐसे संख्याएं और कोई सी भी हो सकती है क्योंकि संख्याएं अनंत होती है, लेकिन इसी प्रकार से आपको औसत और राशियों की संख्या या योगफल ज्ञात करना है जो बहुत ही आसान है। मैं एक आधा उदाहरण और लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, जैसे 2 है, 0 है, 3 है, 0, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 6, 3, 4, 5। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित कर दी, लिख दी, और आपसे मैं ये पूछूं कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए अर्थात एवरेज ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और इनकी टोटल कितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। अर्थात औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम इनको जोड़ेंगे, 2 + 0 + 3 + 0 + 2 + 4 + 2 + 5 और +1 + 2 + 6 + 3 + 4 और +5, और फिर इनके अंदर हम भाग देंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 संख्या है, तो हम इनके अंदर 14 का भाग दे देंगे। तो इससे जो मान आएगा वो एवरेज हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं हम, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34 और 5 39, तो ये हो जाएगा 39/14। और इनका जो माप आएगा, जैसे 14 का भाग देंगे तो 14 3 14 दूना 28, 2 बार गया, 14 दूना 28 और बचा 9 और 2 11, 11 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम, और 110 हो जाएगा। 14 × 75, 14 × 84, 14 × 98, 14 × 112, 112 लगभग 8 आ जाएगा, अर्थात 2.79 के आसपास आएगा। 2.8 इनका लगभग औसत आ जाएगा, एवरेज आएगा। तो जो भी माप आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं को, राशियों को जोड़कर अगर उनमें कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देते हैं तो वही औसत कहलाता है, वही एवरेज कहलाता है, या उसे ही हम समांतर माध्य कहते हैं। लेकिन देखिए, अब ये संख्याएं जो हैं वो बहुत सारी हो सकती है, जिनको इस प्रकार से लिखना और ऐसे भाग देना थोड़ा जटिल हो सकता है। तो इन संख्याओं का जो औसत ज्ञात करने का तरीका होता है वो है एक सारणी बनाकर, अर्थात सारणीयन करके इनका औसत ज्ञात करना, जिससे और भी आसान हो जाता है। तो आगे अगर हम इनके थोड़े विस्तार रूप में चलें तो इनको हम सारणी के रूप में व्यक्त करके भी औसत निकालते हैं, जो आपके 10th क्लास में 9th क्लास में आएगा, जबकि ये तो छोटी क्लासों में होता है औसत निकालना, ऐसे राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या। लेकिन 9th 10th क्लास के अंदर इनको सारणी में व्यक्त करके फिर औसत ज्ञात किया जाता है। तो कैसे हम इनकी सारणी बनाएं और किस प्रकार से औसत ज्ञात करें वो आपको मैं बताता हूँ। तो इन्हीं संख्याओं से देखो, यही औसत हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, जिसमें यहाँ पर तो लिख देते हैं x या वर्ग, अर्थात ये जो संख्याएं हैं वो, और यहाँ पर ले लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। f का मतलब फ्रीक्वेंसी की कौन सी संख्या कितनी बार आई है वो यहाँ पर लिख देंगे।
इसके अलावा एक गणना चिन्ह और होता है, जो आप उसको भी अगर समझते हो तो और भी अच्छी बात है। गणना चिन्ह अर्थात टेली चिन्ह भी कहते हैं, और फिर इनकी कितनी संख्या है वो फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख देते हैं। अब देखो, इनको सारणी के रूप में हमें व्यक्त करना है। और भी संख्याएं हो सकती है खूब सारी। 9th क्लास के अंदर 30, 50 संख्याएं दे रखी है और उनकी सारणी बनवाई गई है कि इनकी सारणी में व्यक्त कीजिए। तो हम इस प्रकार से सारणी बनाते हैं, उनको संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो संख्याएं दी गई है उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को लिखेंगे। कितने भी बार आए उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे छोटी संख्या देखनी है, वो है 0, तो ये 0 लिख दिया। कितनी बार आया है उसकी बात बाद में करेंगे। उसके बाद 0 के बाद में 1 है तो हमने ये 1 लिख दिया, और 1 के बाद में 2 है तो ये 2 लिख दिया। कितनी बार है ये बाद में देखेंगे कि ऐसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इतनी ये नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। उसके बाद 3 भी है तो ये 3 लिख देंगे। 4 है 4, 5 है तो 5 नहीं है तो नहीं लिखना है, ये 5, और 6 लास्ट है 6 तो ये 6 लिख देंगे। इस प्रकार से ये अंक हैं इनमें। ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, कुल मिला के जो 14 संख्याएं हैं, इनके अंदर केवल मात्र 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 ही अंक है। बाकी उन्हीं की आवृत्ति हुई है, वही बाकी दोबारा रिपीट हुए हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है इनके अलावा। अब हम देखेंगे कि कौन सा अंक कितनी बार है यहाँ पर। जैसे 0 है, गणना चिन्ह का मतलब है अर्थात टेली चिन्ह करना, अर्थात मार्किंग करना, ऐसे ऊपर खड़ी रेखाएं खींचना। जैसे 0 है, ऐसे 0 एक बार आया है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, एक खड़ी रेखा खींच देंगे। एक बार और आया है तो ऐसे एक रेखा और खींच देंगे, एक बार और बस 2 बार आया है तो ऐसे 2 खड़ी रेखाएं हमने खींच दी। अब हम देखते हैं 1 की कितनी बार आवृत्ति हुई है। 1 सिर्फ एक बार ही आया है तो ये एक खड़ी रेखा खींच देंगे हम। 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4 बार आया है तो ऐसे 4 खड़ी रेखाएं हम खींच देंगे। ऐसे 4 खड़ी रेखा खींच दी, ये 4 खड़ी रेखाएं ऐसे खींच देते हैं। अब देखते हैं हम 3 की आवृत्ति कितनी बार हुई है। 1 और 1, ये 2 बार आया है तो ऐसे 2 खड़ी रेखाएं हम खींच देते हैं। अब देखते हैं 4 की आवृत्ति है। 1 और 1, 2 बार, 4 2 बार आया है तो हम ऐसे 2 खड़ी रेखाएं खींच देते हैं। ये टेली चिन्ह है, गणना चिन्ह है, इस प्रकार से खड़ी रेखाएं खींचना। 5 देखते हैं हम तो 5 की आवृत्ति हुई है। 5 भी 2 बार आया है तो ऐसे 2 खड़ी रेखाएं हम खींच देंगे। अब देखते हैं 6 की आवृत्ति हुई है 1 बार तो ये 1, इस प्रकार से ये है गणना चिन्ह। लेकिन अब आपको